बाद नेक्स्ट टॉपिक है माल्टोज या माल्ट शर्करा। माल्टोज और माल्ट शर्करा क्या होती हैं? ये डाइसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड कौन कौन सी थी? सुक्रोज, जो हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, लैक्टोज, अभी इसके बाद माल्टोज के बाद पढ़ेंगे, एंड माल्टोज। किससे सुक्रोज किस से बनता होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज। मतलब माल्टोज दो मोनोसैकेराइड इकाई ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हम माल्टोज का जल अपघटन करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तो इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और ग्लूकोज की दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ मिलती हैं। इसका अणुसूत्र C12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम? स्टार्च पर माल्ट की क्रिया करवाते हैं। हम स्टार्च को माल्ट से रिएक्ट करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाती है? माल्ट शर्करा मिल जाती है। जो माल्ट होता है उसमें एक एंजाइम होता है डायस्टेज। जिसकी उपस्थिति में एक एंजाइम है डायस्टेज की प्रेजेंस में अगर माल्टोज का हम जल अपघटन करवाएं तो क्या होगा? स्टार्च का जल अपघटन कराएं। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो किसकी प्रेजेंस में? डायस्टेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें C12H22O11 प्राप्त होता है। मतलब क्या मिलेगा? माल्टोज मिलेगा। ठीक है। स्टार्ट का मतलब C6H10O5 होल N, मतलब इसकी N, इस मॉलिक्यूल की N इकाइयाँ होती हैं, तो हमें N/2H2O मतलब उसके आधे जल के अणु लेने होंगे। किसकी प्रेजेंस में? सेम डायस्टेज के प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाएगा? माल्टोज या माल्ट शर्करा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है ये श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है, गलनांक 160 डिग्री से 165 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जल में, पानी में सॉल्यूबल है, लेकिन अल्कोहल व ईथर में कैसा है? इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट, ये दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और इसमें और परिवर्ती घूर्णन भी प्रदर्शित किया जाता है। परिवर्ती घूर्णन, म्यूटा रोटेशन, इसके द्वारा म्यूटा रोटेशन भी रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है? अभी परिवर्ती ध्रुवण गुणन या फिर परिवर्ती घूर्णन सबसे लास्ट ऑफ यूनिट के लास्ट में है। तो इसमें क्या होता है? परिवर्ती ध्रुवण गुणन में भी अगर इसके एल्फा रूप की बात करें तो एल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन मान होता है +168 डिग्री, एंड बीटा फॉर्म का होता है +112 डिग्री, 112 डिग्री। लेकिन अगर इन दोनों का एक साम्य मिश्रण हो, मतलब उसमें अल्फा रूप भी और बीटा रूप हो, तो हम अगर इसका रिजल्टेंट देखें तो क्या होगा? विशिष्ट घूर्णन साम्य मिश्रण का क्या आएगा? तो 136 डिग्री होता है। अगर हम इसे माल्टोज किससे प्राप्त हुआ है? स्टार्च का डायस्टेज की उपस्थिति में अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो भी माल्टोज प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर माल्टोज डाइसैकेराइड का जल अपघटन करवा दें तो हमें क्या मिलेगी? 2 ग्लूकोज की इकाइयाँ मिलेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? माल्टोज क्या है? C12H22O11। अगर हम इसका जल अपघटन करवा दें डाइल्यूट HCl, और हम लिख सकते हैं
माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हमें C6H12O6 ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका कारक फैक्टर है कि ये एक अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा, और अपचायक शर्करा का मतलब क्या होता है, मैंने डाइसैक्राइड के 2 प्रकार बताए थे, अपचायक अनपचायक, और अपचायक अनपचायक में दोनों के कैरेक्टर्स नोट्स में लिखे हुए हैं। अपचायक शर्करा होती है जो फेलिंग विलयन को अपचेत कर सकती है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिजन बनाती है। कहाँ है, फेलिंग विलयन को अपचेत करती है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिजन बनाती है, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन बनाती है और परवर्ती ध्रुवण गुणन प्रदर्शित करती है। लेकिन अनपचायक इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, लेकिन अगर अपचायक है और ये सब कैरेक्टर्स उसमें दिखाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब है कि हमने इससे पहले जब ग्लूकोज सुक्रोज पढ़ा था तो सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा बताई थी, और अनअपचायक शर्करा होने के कारण जब हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड किया था तो हमने सुक्रोज को बनाया था, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज को ऐड करके सुक्रोज बनाया था। लेकिन हमने सुक्रोज में एल्डिहाइडिक समूह, किसी भी एल्डिहाइडिक समूह को, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह को नहीं दिखाया था, मीन्स कार्बोनिल समूह को नहीं दिखाया था। लेकिन इसमें अपचायक शर्करा है, इसका मतलब है कि दोनों ग्लूकोज मिलके जो माल्टोज बनाएंगे उसमें एल्डिहाइडिक समूह दिखाई दे सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तभी तो जो कैरेक्टर्स है जैसे फेलिंग विलयन, फेनिल हाइड्रोजीन जैसे कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट कर सकता है। अपचायक शर्करा के बेसिस पे क्लियर हुआ कि इसमें एल्डिहाइडिक समूह दिखाई देना चाहिए और एल्डिहाइडिक समूह, किसी भी एक ग्लूकोज इकाई में एल्डिहाइडिक समूह मुक्त होना चाहिए। तो क्या होगा, अपचायक शर्करा होगी अगर माल्टोज 2 ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनाए हैं, तो कोई एक भी ग्लूकोज में अगर हम एल्डिहाइडिक समूह को फ्री दिखाते हैं कि एक एल्डिहाइडिक समूह को दिखाते हैं तो वो अपचायक शर्करा के गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। तो इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इसमें एक एल्डिहाइडिक समूह मुक्त या फिर दिखाई दे सकता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें C1, इसके बाद 1 C1 एंड C4, C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। इसमें ये वाला भाग अनपचायक शर्करा अनपचायक भाग है और ये वाला भाग अपचायक भाग है। इसमें अगर हम देखना चाहें तो CHO, तो ये कुछ एल्डिहाइडिक समूह हो रहा है। ठीक है, इसी की तरह इसमें भी HCO दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें एल्डिहाइडिक समूह बने, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, अनपचायक भाग होता है, उसमें C1 और C5 के जो OH होता है ना, वो मुक्त OH समूह माना जाता है, मतलब आसानी से निष्कासित होने वाला समूह। तो इसमें क्या होता है, यहाँ OH है, यहाँ पे भी OH है, मतलब ये भी अल्फा एनोमर है, ये भी अल्फा एनोमर है। जब इसमें से H2O का निष्कासन होता है तो इससे सिर्फ H और इससे OH का निष्कासन होकर H2O निकलता है, और इसी कार्बन का ऑक्सीजन इससे बंध बनाकर एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। तो मेनली ये इस कार्बन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा और रीज़न की बात करें कि ये अनपचायक भाग और ये अपचायक भाग क्यों लिया है, तो देखें, जब हमने मानो माल्टोज लिया, हमें नहीं पता कौन सा भाग अपचायक है कौन सा भाग अनपचायक है। हम सबसे पहले इसका मैथिलीकरण शुरू करवाते हैं HCl के प्रेजेंस में। हमने मैथिलीकरण मेथनॉल से करवाया, तो क्या होगा, इसमें बनेगा मेथिल माल्टोसाइड, मतलब ये मैथिलीकरण को शुरू कर रहा है। इसका भी मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के जैसे हमने किसकी बात करें, सबसे पहले ये वाली रिएक्शन देखी थी मैथिलीकरण की, तो क्या हो रहा था, इसमें स्टार्टिंग मैथिलीकरण की जा रही थी HCl और मेथनॉल से, तो ये वाला ग्रुप किस में बदल गया था, ऑक्सी मेथिल ऑक्सी। ठीक है, मतलब O के साथ
H की जगह अब CH3 जुड़ गया था। फिर उसके बाद फिर मैथिलीकरण करवाया था। जैसे ही मैथिलीकरण करवाएंगे इसके बिजनेस में, ये मैथिलीकरण को लगातार प्रोसेस में रखेगा, तो जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल है वहाँ पर OCH3 जुड़ गए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप में ये बनाया है, तो उसका नाम लिख रहे हैं केवल हम, क्या लिखेंगे, बनेगा मेथिल माल्टोसाइड। ठीक है, जब हमने फिर इसकी अभिक्रिया करवाई CH3 का होल टू SO4, तो क्या होगा, ये क्या करता है, मैथिलीकरण को लगातार प्रोसेस में रखता है। तो जितने भी OH ग्रुप होंगे वो किस में बदलेंगे, मेथिल हेप्टा मेथिल माल्टोसाइड। इसको हमने क्या बोला था, अपचायक है। कंक्लूजन निकला था, निष्कर्ता की अपचायक थी। लेकिन ये जो बनता है भाग, ये अनअपचायक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो स्टार्टिंग में सबसे पहले उसे हमने किस में बदल दिया, मेथिल माल्टोसाइड में। फिर हमने और भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे उनको किस में बदल दिया, OCH3 में बदल गया। ठीक है, ये जो बनेगा वो भी क्या होगा, अनअपचायक, मतलब कार्बोनिल या फिर एल्डिहाइड से संबंधित कोई भी समूह नहीं है। जब हमने फिर इसको तनु HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, जो मेथिल था, जैसे इसमें करवाया था मैथिलीकरण में, अब जैसे ही हम तनु HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो CHOCH3 की जगह दोबारा से क्या हो जाएगा, CHOH। यही हुआ था, CHOH। मतलब हमने जो स्टार्टिंग के लिए मैथिलीकरण करवाया था उसको दोबारा से हमने किस में बदल दिया है, CHOH में। तो CHOH में बदलेंगे तो दोबारा से जो मेथिल माल्टोसाइड, ये मेथिल माल्टोसाइड आ रहा है तो ये वाला मेथिल खत्म हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, केवल हेप्टा मेथिल माल्टो, हेप्टा मेथिल माल्टो। ये जो होता है ये अपचायक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अपचायक हो जाता है। अब इसके बाद अगर बात करें, इसको दोबारा शांत HCl, कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हमें 2,3,6 ट्राई ऑक्सी मेथिल ग्लूकोज और 2,3,4,6 टेट्रा ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें एक मेथिल मतलब OCH3, एक OH ऐसा एक्स्ट्रा है जिधर OCH3 जुड़ गया है। मतलब अधिकांशतः हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में बदल गए हैं, OCH3 में बदल गए, तभी तो एक ज़्यादा है और इसमें एक कम है। मतलब इसमें संभावना है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और इसमें वो एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में चेंज हो चुका होगा, OCH3 में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथिलीकरण हुआ है। इसमें 1% ऐसी संभावना है कि एक OCH3 समूह कम जुड़ा हो, तभी है ट्राई ऑक्सीमेथिल और इसमें क्या टेट्रा ऑक्सीमेथिल है। इसी में जो ट्राई मेथोक्सी, इसकी संभावना होती है अपचायक होने की और ये इसकी पूरी संभावना है अनअपचायक होने की। हम इसको इसमें देख के समझे तो क्या होगा, हम क्या है 2,3 ट्राई मेथिल ऑक्सी, मतलब इसमें 3 पोजीशन ऐसी हैं जहाँ पर OCH3 में, अगर हम इसकी स्टार्टिंग करें तो इसमें देखें तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 हमने OCH3 में बदल दिया। ठीक है, इस तरह से मतलब ये ग्रुप फ्री बचा हुआ है। लेकिन इसमें देखें तो 1 2 3 4 इस कार्बन का OH ये है तो OCH3 में बदल गया, इस कार्बन का OH ये है तो ये OCH3 में बदल गया, इस कार्बन का OH ये है OCH3 में और इस कार्बन का OH ये है। तो मतलब यहाँ पर OCH3 और OCH3 बन गया। तो मतलब क्या बन गया, टेट्रा ऑक्सीमेथिल बन गया। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, अनपचायक भाग। लेकिन इसमें देखें OCH3 ठीक है, 3 बन गए तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 ट्राई ऑक्सीमेथिल।
वो भाग कौन सा है? अपचायक। अब हम इसकी बात करें कि इसके बेसिस पे हमने कैसे अनअपचायक कह दिया। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या होगा, ये किस में बदलेगा? एल्डिहाइडिक। एल्डिहाइडिक होने का मतलब क्या है? वो एक अपचायक शर्करा है, वो फैलिंग विलेन के साथ रिएक्शन कर सकती है, इसके अलावा ऑक्सिम बना सकती है, ओसाजोन बना सकती है। इसके बेसिस पे अपचायक और अनअपचायक को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। हमें अब सिर्फ डायरेक्ट याद करना है, ये अपचायक भाग होता है, उसमें एक भाग अपचायक होता है, एक भाग अनअपचायक होता है। ये तो ये वाला जो पहले प्रोसेस बताया था कि यहाँ पे इस कार्बन का ये OH है, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है। इससे ज़्यादा बेटर तरीका ये वाला तरीका होता है। इसमें हमने बताया था यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो इस कार्बन का मेनली होता है। तो इससे ज़्यादा बेटर ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि इसमें जब ये पूरी प्रोसेस करवाई जाती है तो एक ट्राई और एक बनता है टेट्रा। टेट्रा वाला भाग अनअपचायक होता है और ये वाला भाग अपचायक होता है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यह याद रखना है अपचायक भाग है, अनअपचायक, ये अनअपचायक है और ये अपचायक भाग है। इस तरह से माल्टोज़ की ये पूरी माल्टोज़ की स्ट्रक्चर है। माल्टोज़ की स्ट्रक्चर में ये अल्फा प्रकार, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, अल्फा बीटा नहीं होता है, अल्फा प्रकार का होता है। मतलब क्योंकि जो माल्टेज हमने शर्करा इसके अपघटन में ली थी वो केवल अल्फा बंध के लिए, अल्फा प्रकार की बॉन्डिंग के लिए ही विशिष्ट होती है। अब अल्फा का पता कैसे लगेगा कि C1 कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर H ऊपर OH है, यहाँ पे भी H ऊपर OH, तो ये अल्फा प्रकार की बॉन्डिंग है। इससे से माल्टोज़ की स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई। इसके बाद है लैक्टोज़। अगर लैक्टोज़ की बात करें तो इसे दुग्ध, मिल्क सैकराइड भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र होता है C12H22O11। ये क्या होता है, जो भी जानवर होते हैं, जो भी सारे एनिमल्स हैं, उनके मिल्क में ये सैकराइड पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा या मिल्क सैकराइड भी कहते हैं। अगर हम दूध से किस में चेंज करें? पनीर बनाएं। दूध से पनीर बनाने के बाद जो द्रव पदार्थ बचता है, जो लिक्विड बचता है, लिक्विड बचेगा, उस लिक्विड का हम क्रिस्टलीकरण होने तक उसका वाष्पन करें, मतलब इतना गर्म करें कि वो क्रिस्टलीकृत होने लगे, तो जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? लैक्टोज कहा जाता है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गई। अगर हम बात करें इसका सिंथेसिस की, तो इसका सिंथेसिस किससे मिलकर कर दिया है? 2,3,4,6 टेट्रा ऑक्सी एसिटिल अल्फा टी गैलेक्टो पायरेनोसिल ब्रोमाइड तथा 2,3,5,6 डाईऑक्सी आइसो प्रोपाइलिडीन डी ग्लूकोज डाई एथिल एसीटेट, इन दोनों का संघनन करवाकर भी लैक्टोज का सिंथेसिस किया जा चुका है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गई, ये सिंथेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये वही वाइट होता है, श्वेत, क्रिस्टलीय, सफ़ेद है, क्रिस्टलाइट है। नेक्स्ट हम इसे अगर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करें तो ये विघटन होने लगेगा, ये टूटेगा, लेकिन टूटने के साथ साथ क्या करेगा? पिघलता है। सुक्रोज और माल्टोज की तरह सेम कैरेक्टर ये भी है कि ये जल में सॉल्यूबल है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में इनसॉल्यूबल है। इसके बाद नेक्स्ट ये दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसे हम तनु डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में अगर हम इसे जल अपघटित करते हैं
डाइल्यूट HCl की, तो हमें गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज की 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इसमें D प्लस गैलेक्टोज और D प्लस ग्लूकोज की दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ बराबर मात्रा में मिलती है तथा इसमें लैक्टेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है जल अपघटन में। ये जो लैक्टेज एंजाइम होता है ना, वो बीटा प्रकार की ग्लाइकोसाइडिक, मतलब बीटा के बीच में बीटा एनोमर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। उसको तोड़ने के लिए लैक्टेज विशिष्टीकृत स्पेशलाइज होता है। तो इसके बेसिस पे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज की मोनोसैकेराइड इकाई होती हैं, ये दोनों ही बीटा प्रकार की बॉन्डिंग करती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अब इसमें देखें तो एक गैलेक्टोज, ये वाली इकाई गैलेक्टोज की है और ये वाली इकाई ग्लूकोज की है। इसमें ग्लूकोज का C1 कार्बन और गैलेक्टोज का C4, कैसे पता लगा? 1 2 3 4 C4 कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर बीटा की बात करें तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बेसिस पे? हमें C1 कार्बन को देखना है, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला। C1 कार्बन पर अगर हम OH और H की पोजीशन देखें तो इसमें H इस तरफ, ये देखो ये पूरी स्ट्रक्चर उल्टी बनाई हुई है, मतलब ये दोनों है ना सेम डायरेक्शन में, और यहाँ पे OH होगा, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये भी बीटा फॉर्म है और ये भी बीटा फॉर्म है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बीटा प्रकार का बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होगी। सुक्रोज में कौन कौन सी थी? अल्फा बीटा, मतलब एक अल्फा एनोमर, दूसरा बीटा। इससे पहले माल्टोज में या तो अल्फा या बीटा, और इसमें बीटा प्रकार की ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है। अगर हम इसे सीधा करके भी बनाएं तो उस बेसिस पे भी स्ट्रक्चर बन सकती है। हमने केवल इसको सीधा करके बना दिया है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज इकाई है और ये गैलेक्टोज इकाई है। इसमें क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ H है। ठीक है, अब H, इसमें गैलेक्टोज भाग है, ये ग्लूकोज भाग है। इसमें गैलेक्टोज जो पार्ट होता है वो अनअपचायक होता है, ये अनअपचायक है और ये अपचायक है। इसमें क्या होगा? यहाँ से H2O का निष्कासन हो जाएगा। जैसे ही H2 निकलेगा तो बॉन्डिंग किस तरह से बनेगी? जैसे ये इन दोनों को ख़त्म कर दिया हमने अभी, तो बॉन्डिंग ये यूं करके और ये इस टाइप की बॉन्डिंग बन जाएगी। इसमें ये बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, ये भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये किसमें है? लैक्टोज की अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग है। अब इसमें कैसे पता लगा ये अपचायक भाग है अनअपचायक भाग है? वही सेम प्रोसेस, पहले उसका मेथनॉल HCl की प्रेजेंस में अगर हम पूरे लैक्टोज के अणु का मेथनॉल की उपस्थिति में क्या करवाएं? मैथिलीकरण करवाएं, तो सबसे पहला कार्बन है उसका मैथिलीकरण हो जाएगा। उसके बाद आगे सेम इसी तरह ये अब मैथिल लैक्टोसाइड बनेगा, मैथिल फिर उसके बाद CS3 का होल टू SO4 इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। फिर जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैथिल ग्रुप में ऑक्सीमैथिल में बदल जाएंगे। इस तरह से सेम प्रोसेस है। इसी बेसिस पे हम पता लगाते हैं अपचायक भाग है या फिर अनअपचायक भाग है। इस तरह से यहाँ पर लैक्टोज कंप्लीट हो गया। हमने अभी डाइसैकेराइड पढ़ा था। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज पढ़ा था। सक लग माल्टो GF गल G की GG, मतलब इसमें एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। इसके जल अपघटन पर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा। लैक्टोज के जल अपघटन से गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज की इकाई बनेगी, जो अभी बता दिए, एक लैक्टोज और ग्लूकोज। माल्टोज से दोनों ग्लूकोज की इकाइयाँ होंगी। ठीक है, इसके बेसिस पर हम ईजिली दोनों किन किन में टूटेंगे रिमेंबर रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्च की स्ट्रक्चर। स्टार्च की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम।
स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्टार्च होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है स्टार्च को 2 पार्ट्स में, एक ए भाग और दूसरा बी भाग। ए भाग को अल्फा एमाइलोज, बी भाग को बीटा एमाइलोज या फिर एमिलोपेक्टिन भी कहा जाता है। ये जो ए भाग होता है ये स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है, जबकि ये वाला बी भाग होता है वो 80 से 90% भाग बनाता है। मतलब इसका परसेंटेज कम होता है, इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब हम ए भाग के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। और ए भाग के बारे में तो ए भाग कितना होता है 10 से 20%। इसको अभी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।